हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो वही एनसीईआरटी अपनी निकाल लीजिए और कॉपी और पेन साथ में रखें ताकि जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखता जाऊँ उसे आप नोट करते हुए चलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन उन्हें लेकर जाती हैं, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। अब गैसेस में बेसिकली हम लोग दो गैसेस की बात करेंगे, एक वो जो ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरी जो CO2 हम बाहर छोड़ते हैं। इन्हीं दोनों की बातें करनी है कि ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो उसे कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ लेके जाता है, और जो CO2 है वो कहाँ से निकलती है और किसके थ्रू बाहर आती है। ठीक है, तो यही सब बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे हम लोग। ऑक्सीजन में एनसीईआरटी आपकी कहती है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो मोस्टली सबसे ज्यादा दैट इज 97% वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है बाय आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज के थ्रू 97% आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। बचा हुआ 3% क्या है, वो डिसॉल्व हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू ये जाता है डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अगली बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट इज CO2 लिखे दे रहा हूं मैं, ये चलो लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करते हैं। तो CO2 का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है दैट इज 70%, वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय बाइकार्बोनेट। ठीक है, और आरबीसी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज 20 to 25% ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। अब क्या है कि कुछ अमाउंट बच रहा है, कितना बच रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 7% ट्रांसपोर्टेड बाय डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, तो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, 20 से 25% आरबीसी ट्रांसफर करती है, 7% आपकी डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अब ये तो जो डिसॉल्व हो गई उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो गई, अब वो कैसे आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है उससे मतलब नहीं है। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं उसकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि पूरे बॉडी में ब्लड तो सेम ही है। अब ब्लड कैसे पता करेगा कि यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन लेनी है, यहाँ पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, तो ये कैसे ब्लड सोचेगा, या क्या चीजें हैं जो फेवरेबल बनाएंगी हीमोग्लोबिन को, ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने के लिए। तो आइए उन चीजों की बातें करते हैं। तो इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, रफ करें। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं, वरना ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से तो नहीं पढ़ा रहा। तो चलो एनसीईआरटी अपनी खोल लो, एनसीईआरटी में बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। तो हेडिंग देखिए 17.4
वहां पर दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। About 97% of oxygen is transported by RBC in the blood। 97% हमने बात करी कि ऑक्सीजन RBC ले जाती है। The remaining 3% of oxygen is carried in dissolved state through the plasma। ठीक है, ये भी पढ़ लिया। Nearly 20 to 25% of CO2 is transported by RBC। जब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 20 से 25% RBCs ले जाती हैं। एंड 70% इज कैरिड आउट बाय बाइकार्बोनेट। और आगे बात करें 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो अगली हेडिंग है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी पहले एनसीईआरटी की रीडिंग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। जो आपका हीमोग्लोबिन है, आपने ये पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब इसकी हम जरा बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। चलो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। ठीक है, हेडिंग लगा लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसने बात करी एनसीईआरटी ने हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हम लोग भी इसकी बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की। तो सबसे पहले तो इसको जो डिनोट करते हैं वो HB से डिनोट करते हैं, ये लिखें। दूसरी चीज आयरन कंटेनिंग है, आयरन कंटेनिंग। अब ये आपका एक नीट में क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन आयरन जो कंटेन करता है वो आयरन किस फॉर्म में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन Fe होता है, तो Fe प्लस पढ़ा होगा, Fe+2 पढ़ा होगा, Fe+3 पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो आपका हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सा आयरन होता है, किस फॉर्म में होता है, तो हम लोग बात करते हैं ये जो Fe आपका आयरन कंटेनिंग है ये एक्चुअली में Fe+2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये नीट का क्वेश्चन भी है, आ चुका है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, तो ऑप्शन में ये Fe+2 भी होता है, +3 भी होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम और भी हो सकते हैं, तो आपको Fe2 टिक करना है। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है। ठीक है, जो ब्लड का लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, तो रेड कलर सब्सटेंस होता है या रेड कलर पिगमेंट कह लो, पिगमेंट। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। कैरी ये कैरी मिनाती वाला नहीं, कैरी मतलब ले जाता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं हम लोग, ये हमने बात करी हीमोग्लोबिन की। अब आगे हम बात करते हैं उन फेवरेबल कंडीशंस की कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो देखिए अभी एक टर्म आया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या टर्म है। देखो आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज विराट और अनुष्का। ऐसा सुन रखा है क्या, बहुत वायरल हुआ था, विराट प्लस अनुष्का, है ना। विराट प्लस अनुष्का को लिख दिया था विरुष्का, ऐसे कुछ करके लिखा था, सुना होगा आपने। कई सारे ऐसे नाम बनते रहते हैं, रणवीर और दीपिका में बन गया दीपवीर, ऐसे कुछ करके ये नाम बनते रहते हैं और हमें लगा ये ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड नहीं है, ये साइंटिस्ट हमारे बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन को देख लीजिए, तो उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को और हीमोग्लोबिन को
इन दोनों को मिला करके दैट इज ऑक्सीजन और दिस इज हीमोग्लोबिन, तो इन दोनों को मिलाया तो ये बना ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये वही चीज है विराट प्लस अनुष्का दैट इज विरुष्का, तो ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है और यही फिर आगे जाके ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अब कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। अब देखिए सबसे पहले जो एक चीज है कि ये जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो ये जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज होती है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे अहम रोल अदा करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पर कैसा है वही बताएगा कि यहाँ ऑक्सीजन बाइंड करेगी या डिसोसिएट होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर plays major role, plays major role। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को, दैट इज PO2। क्या इसके अलावा भी कुछ होते हैं? हाँ, तो इसके अलावा भी कुछ होते हैं another, कुछ अलग भी होते हैं दैट इज H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये भी चीज क्या करते हैं, फेवर करते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करे इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है ये कंडीशन, नीट में क्वेश्चन आता है इन्हीं कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ मैं आपको एक सिंपल वे में बता दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़े उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन हमने बात करी थी कि पार्शियल प्रेशर, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, यही 3 कंडीशन है जो देखनी है। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तब क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, मैं अगर अपसाइड एरो लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, ज्यादा मतलब इंक्रीज, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, H+ कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए। और ये कंडीशन आपकी कहां पाई जाएगी, ये कंडीशन पाई जाएगी इन एल्वियोलाई। मैंने आपको एक टेबल पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में और उस टेबल में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर कहां पाया जाता है, एटमॉस्फेयर की बात नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर से अंदर आ जाते हैं हम लोग, अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अंदर जैसे ही आते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा था, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। फिर क्या कंडीशन है कि डिसोसिएट कर जाए। अब क्या पूरे टाइम जुड़ी ही रहेगी, नहीं, एक समय पर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा और कहीं पर ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होगा और CO2 बाहर आएगा। तो कब वहां पर ऑक्सीजन अलग होगी और CO2 जुड़ेगी, तो उसके लिए कंडीशन देखते हैं, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। कब हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगी। ठीक है, तो सेम यही जो आपके यहां पर बाइंडिंग के थे इन्हीं को उल्टा कर दोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम कर देना है और बाकी सारी चीजें आपकी H+ कंसंट्रेशन हो तो उसको बढ़ा देना, या टेम्परेचर हो
तो उसको इंक्रीज कर देना, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जहां ऑक्सीजन का कम होगा, अब ऑब्वियस सी बात है कि यार ऑक्सीजन का कम है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। तो एक कंडीशन अगर ये भी आ जाए कि मान लो यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा लिख दें, तो यहाँ कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का कम है, अगर एक कंडीशन में हम यहाँ PCO2 कम लिख दें तो कोई गलत नहीं है। ये भी आपकी कंडीशन क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, और ये आपकी कंडीशन क्या है, डिसोसिएशन की। तो ये कंडीशन आप अलग नोट करें, ठीक है, और ऊपर वाली कंडीशन अलग नोट करें। नीट में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो दे देगा इंक्रीज पार्शियल प्रेशर, डिक्रीज H+ कंसंट्रेशन, डिक्रीज टेम्परेचर, या इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कंसंट्रेशन। तो इंक्रीज वाला तो हो नहीं सकता, और अगला होगा इंक्रीज पार्शियल प्रेशर, तो वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा, या तो बाइंडिंग के पूछ लेगा या डिसोसिएशन का पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ते हैं एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में हमें टेबल से मालूम है कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये जो दूसरी कंडीशन है डिसोसिएशन वाली, कि कहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, कहां पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है। तो ये जो आपकी कंडीशन है ये कहां होती है, इन द टिश्यू, इन द टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। ये हमने टेबल से देखा था। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कहां आई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहां आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन टिश्यू, और फिर टिश्यू से फर्दर CO2 बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो ये हमारी ऑक्सीजन कहां से, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई से टिश्यू की तरफ आ गई। अब टिश्यू से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो आगे उसके भी ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया, नोट कर लिया है तो ठीक है, नहीं स्नैपशॉट ले लें। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने अप साइड डाउन साइड एरो से समझाई है ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है, तो आप लोग इसे नोट कर लें। और अगली चीज अगर आप पूछेंगे कि कितना, मतलब ब्लड अगर हम मान लें 100 ml ब्लड है तो वो कितने ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो लिखिए, ये चलिए इसे रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा, रफ करते हैं। चलो, तो पहले तो हम ये जो हमने ये चीज अभी पढ़ी, इसको अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो हम ये लिखेंगे, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन occurs at alveolar site and dissociate at tissue site, ठीक है। एल्वियोलर साइट में आपकी जुड़ेगी, ठीक है, और टिश्यू वाले साइड पे जाकर के अलग हो जाएगी, ठीक है। अगली हम बात करें तो एवरी, लिखो, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड, क्या है ना, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, ठीक है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड carry 5 ml of oxygen। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी करेगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड का मतलब मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का बिल्कुल भी मतलब इम्प्योर और प्योर ब्लड से नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड का सीधा सा मतलब है कि अभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कह देते हैं। और जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी तो उस ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। ये हमने एक फिगर देखा था, उस फिगर में हमने बात भी करी थी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट करते हैं, और दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्व आ जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल आता है। किस तरह से सिंपल आता है चलो बात कर लेते हैं। ये आपका कर्व है, पहले आप ये कर्व बनाएं, ठीक है। कर्व बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ नंबरिंग दे रखी होगी, और ये जो आपका y एक्सिस है इधर पे क्या होता है, दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंट सैचुरेट होगा ये आपके y एक्सिस पे पता चलेगा। और लास्ट में इधर इस साइड जो x एक्सिस में दिया है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या इसी को PO2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा कर्व है। इस कर्व में जो आता है वो सिर्फ नाम पूछा जाता है कि नाम, ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसका शेप कैसा होता है, वो कर्व कैसा होता है। तो ऑप्शन में कई सारे दिया होता है। आपको क्या दिख रहा है कि ये कर्व आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का, ऐसे, ये कुछ इस तरह का ऐसे करके ऐसे दिख रहा है, एस की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये एस ऐसे होता है, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो इस वजह से इसका नाम जो होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। ये इसका शेप इस तरह से होता है, इसलिए इसे कहते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है। तो यही आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो कैसा होता है, तो दैट इज सिग्मोइड, ठीक है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है जो समझ में नहीं आता और कहते हैं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, अब क्या करें। तो कई बार ये पूछ देता है कि ये कर्व जो है कब लेफ्ट शिफ्ट होगा, कब राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन देख लीजिए कि लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। लेफ्ट शिफ्ट आपका तब होगा जब लेफ्ट साइड हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड हमें दिख रहा है कि भैया लेफ्ट साइड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितना हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट हो रहा है वो बता रहा है इस तरफ को। तो हम इसी से अंदाजा लगा लेंगे, ये याद करने का एक तरीका है कि हम ये देख लेंगे कि अगर मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन, मोर O2, यानी कि हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो बाकी सारी कंडीशन आप कम कर दीजिए, CO2 का कम कर दीजिए, आप H+ कम कर दीजिए, आप टेम्परेचर कम कर दीजिए, ठीक है। ये सब आप उल्टा कर देंगे तो ये इस समय पर क्या होगा, कर्व जो होगा वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर राइट शिफ्ट की बात करनी है तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए परसेंटेज सैचुरेशन आपका इस तरफ को है, लेफ्ट साइड को, राइट तरफ को कम है। तो हम कहें अगर लो ऑक्सीजन है, बहुत कम ऑक्सीजन है, या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारी चीजें हाई हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, H+ आपका ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर आपका ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, ये कंडीशन। अब एक जो कंफ्यूजिंग है वो आपका सिर्फ ये पूछा जाता है हाई पीएच और लो पीएच। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि हम लोग देखते हैं कि यार लेफ्ट शिफ्ट के लिए तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, H+ तो कम है, तो पीएच हम लोग क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेफ्ट शिफ्ट के लिए पीएच जो है आपका वो हाई होगा, पीएच ज्यादा होना चाहिए। वहीं राइट शिफ्ट के लिए H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि पीएच आपका लो होगा। है अब कहोगे अरे सर ये क्या गलत पढ़ा रहे हो, H+ कंसंट्रेशन कम है तो पीएच भी तो कम होगा। नहीं, आपको अगर याद होगा तो याद करिए, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन। होता है क्या, H+ आयन कंसंट्रेशन ये होता है। H+ और पीएच आपस में निगेटिव हैं, यानी एंटी हैं। H+ अगर आपका बढ़ रहा है तो पीएच आपका घटेगा, यही तो मतलब होता है निगेटिव साइन का। ठीक है, तो H+ आयन ज्यादा है, यहां पर देखिए राइट शिफ्ट में H+ आयन ज्यादा है तो आपका पीएच जो है वो लो होगा। तो जब पीएच लो होगा तो ये कर्व कहां शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। और ये जो H+ लो होगा यानी पीएच ज्यादा होगा और कर्व कहां शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा चीज है जो बताना था। आगे स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक। आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है, that is transport of CO2, transport of carbon dioxide। जैसे हमने वहां पे बात करी थी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। यहां पर क्या होता है, आपकी CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो इसको नाम दे देंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ हमें आरबीसी की बात नहीं करनी, हमें बाइकार्बोनेट की भी बात करनी है। तो पहले देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आता कहां से है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन में बात करी थी कि क्या क्या कंडीशन है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी, क्या कब कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगी। तो चलो हेडिंग डालो, कंडीशंस फॉर बाइंडिंग ऑफ CO2। हमने सिंपली देखा था वहां पर पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था, यहां भी पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। लास्ट में हमने देखा था कि जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा था वहां कार्बन डाइऑक्साइड का कम था, जहां कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था वहां ऑक्सीजन का कम था। तो वही चीज यहाँ नोट करनी है और कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि हमें पार्शियल, अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी कि PCO2 ज्यादा हो और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो, ऐसी कोई कंडीशन अगर बन जाए तो क्या होगा, मोर बाइंडिंग, तो बहुत ज्यादा CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन आपको कहां देखने को मिली थी, तो चाहे आप लास्ट से समझ लें चाहे आप यहीं समझ लें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही थी, दैट इज टिश्यू साइट। तो ये कहां पर ऐसा हो रहा था, ये हो रहा था टिश्यू साइट में, टिश्यू वाले रीजन पर। ठीक है, अगली कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज कंडीशन फॉर dissociation, condition for of CO2 with hemoglobin, आगे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, डिसोसिएट हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर CO2 का कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसी का अपोजिट कर दो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमने कम कर दिया
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने बढ़ा दिया, तो यहां पर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से, और ये आपका कहां पर होगा, ये होगा आपका एल्वियोलर साइट पर, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो दैट इज एल्वियोलर साइट। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है, नोट कर लें। आगे चलो, आगे चलो। तो आगे आपकी एनसीईआरटी जो बोलती है वो कहती है कि भैया जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज, वो कंटेन करते हैं, कंटेन हाई अमाउंट या ह्यूज अमाउंट ऑफ एन एंजाइम, कोई एंजाइम है बहुत ज्यादा मात्रा में उनके पास होता है, एन एंजाइम, और दैट एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपके आरबीसी जो हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में रखते हैं, और ये थोड़ा सा अमाउंट में, एंड ऑल्सो minute quantities found in प्लाज्मा 2, और इसकी जो है थोड़ी सी मात्रा प्लाज्मा में भी पाई जाती है। ठीक है, अब ये एंजाइम बताया है, तो इस एंजाइम का सर काम भी तो बताइए कि क्यों लिख दिया। चलो इसका काम देखते हैं। इसका काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी में CO2 है वो क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स होता है, हमारी बॉडी में मोस्टली पानी होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी आई वो बाहर से आकर के हमारे पानी के साथ मिक्स करेगी, और जैसे ही मिक्स होगी तो ये जो आपका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका काम क्या है, ये आपके CO2 और H2O को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ठीक है, अब फर्दर फ्री एंजाइम काम करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या करेगा, ये आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोजन और कार्बोनेट में अलग अलग तोड़ देगा, तो ये तोड़ देगा H प्लस HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट और H प्लस में तोड़ दिया। अब सोच रहे होंगे सर ये क्यों तोड़वाया आपने बेवजह में, तो आपको याद होगा कि जो CO2 है उसका मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। आरबीसी कह रहा भैया तुम मेरे पास हो तो मेरा कुछ काम भी तो करो, है ना, तो ये कह रहा क्या काम करो, तो ये कहता भैया कुछ ना कुछ तोड़ के यार ऐसा कुछ बनवा दो कि मेरी मदद हो जाए। तो ये क्या है, मदद ले रहा है, कह रहा भैया मैं पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उठाऊंगा, थोड़ी कुछ तोड़वा दो, वो लोग जो बनेंगे उसको भी मैं पकड़ा दूंगा। तो तोड़ने के बाद ये बाइकार्बोनेट बना, और ये क्या करता है आपका 70% ऑफ CO2 कैरी करता है, ऑफ CO2 कैरी करता है, 70% CO2 आपका ये बाइकार्बोनेट कैरी करता है। ठीक है, नोट कर रहे हैं, नोट करिए, आगे बात करते हैं। हो गया। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे कि एट द टिश्यू साइट where partial pressure of CO2 is high, CO2 का पार्शियल प्रेशर आपका कहां पर ज्यादा होता है, टिश्यू साइट में। अब यहां पर क्या होगा, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म
ये क्या लिख गया, चलो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म इसको पूरा ही अलग लिखते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि एट द टिश्यू साइट जहां पर वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू साइट में क्या है, पार्शियल प्रेशर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है, तो ड्यू टू कैटाबॉलिज्म CO2 क्या करेगा, हमने पढ़ा था ना प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, टिश्यू में क्या है पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ये लो की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर टिश्यू से कहां चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, तो partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, it diffuses out into the blood, it diffuses out into the blood और ब्लड में कहा आरबीसीज एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म, और क्या बनाएगा, एंड फॉर्म H प्लस एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, वो टेबल याद आ रही है जो हमने बनाई थी, हमने बनवाई थी सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन लास्ट में टिश्यू। तो ये तो ऑक्सीजन इस तरह से आगे चल रही थी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपकी जस्ट अपोजिट चल रही थी, यानी टिश्यू से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही थी, तो टिश्यू से कहां जाएगी, ब्लड में जाएगी, किसमें, ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, देन एल्वियोलाई, देन एटमॉस्फेरिक एयर। तो यही चीज यहां हमने लिखी है कि टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वो कहां डिफ्यूज आउट हो जाएगी, ब्लड में हो जाएगी, तो ये CO2 जो है ये उल्टा चलती है, ऑक्सीजन जो इधर को अंदर आती है, टिश्यू जो है अंदर से बाहर की तरफ जाती है। तो हमने कहा कि टिश्यू साइड से पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो कैटाबॉलिज्म की वजह से डिफ्यूज आउट हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, और बना लेगी आपकी ये H+ और बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आपके 70% जो ये CO2 है उसको कैरी करेंगे। ठीक है, समझ आ गया, आगे चले। अब आगे क्या है कि जैसे हमने बात कर ली टिश्यू साइड की, अब ऐसे ही अगर हम बात करें एट द एल्वियोलर साइट, एट द एल्वियोलर साइट, एल्वियोलाई में क्या है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, PCO2 इज लो। अब जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, अभी क्या है पार्शियल प्रेशर ज्यादा था टिश्यू में, तो ये रिएक्शन हो रही थी, बाइकार्बोनेट बन रहा था। एल्वियोलर साइट में क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा था कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू वाले रीजन पे, तब CO2 H2O मिलकर के बाइकार्ब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे थे, फर्दर ये H+ और बाइकार्बोनेट में टूट रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम हुआ एल्वियोलर साइट में, तो ये रिएक्शन गोज बैकवर्ड। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं एट द एल्वियोलर साइट PCO2 इज लो, देन रिएक्शन गोज बैकवर्ड, देन रिएक्शन, सॉरी ये मैंने रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख दी, द रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन वापस चली जाएगी एंड फॉर्म CO2 एंड H2O, और फिर से क्या बना लेगी, CO2 और H2O बना लेगी। ठीक है, अगली एक चीज और रह जाती है, वही चीज
जो हमने ऑक्सीजन में पढ़ी थी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन 5 ml ले जाता है ऑक्सीजन को, सॉरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे ही CO2 कितना ले जाएगा, तो हम बात करें तो चलो ऊपर का मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। यहां पर लिख लेते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ, अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml कितना कैरी करेगा, 4 ml। ऑक्सीजनेटेड कितना कैरी कर रहा था, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद रखना कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 लगी हुई है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अगली हेडिंग डालिए, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो हम सांस लेते हैं वो कैसे रेगुलेट होती है, तो उसके लिए आपके ब्रेन में 2 रीजन होते हैं। कौन कौन से 2 रीजन होते हैं, तो बात कर लेते हैं। पहला आपका होता है मेडुला रीजन। मेडुला रीजन ये क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल ठीक है। अगला एक और रीजन होता है, दैट इज पॉन्स रीजन। ये कोई अजीब से टर्म नहीं है, नाम अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो अजीब लग रहे होंगे। ये ब्रेन के रीजन है, ब्रेन में पाए जाते हैं। जब हम ब्रेन की स्टडी करेंगे तो इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम याद रखिए, मेडुला रीजन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और पॉन्स रीजन में आपका पाया जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये जो पॉन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसका क्या काम होता है, ये आपका मॉडरेट करता है, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जो आपका ऊपर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसके फंक्शन को मेंटेन, इसके फंक्शन को मॉडरेट जो करेगा वो करेगा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्या आता है, मैंने ये सिर्फ छोटा सा फॉर्म लिखा है, ऐसे छोटे से 2 चीजें लिख दी हैं। पैराग्राफ तो थोड़ा सा लंबा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने आपका जो उस पैराग्राफ में मैंने आपका जो उस पैराग्राफ में जो मेन चीज है उसको यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। और मेन चीज क्वेश्चन इसमें से क्या आता है, इस पैराग्राफ से हम हर पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये पहले ही सोच कर चलेंगे। ठीक है, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए तो हमें ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इस पैराग्राफ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन, दैट इज पॉन्स रीजन। तो ये याद करने का चीज ऐसा है कि पी से न्यूमोटैक्सिक, ठीक है, वैसे तो ये साइलेंट होता है, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक में पी आता है और ये पाया जाता है आपका पॉन्स रीजन में। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं याद करने के लिए कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन पॉन्स रीजन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज फाउंड इन मेडुला रीजन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन है, ये कब एक्टिवेट होते हैं, तो सबसे पहली चीज कि ये जो एक्टिवेट होते हैं ये आपके एक्टिवेट होते हैं जब आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये एक्चुअली में जो सेंटर होते हैं ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल
फॉर CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। बॉडी में अगर CO2 और H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सेंटर काम करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा CO2 के इफेक्ट पे, ये ऑक्सीजन के इफेक्ट पे नहीं होता कि ऑक्सीजन कम हो रही है तो ये एक्टिवेट कर जाए, नहीं, CO2 बढ़ेगी तभी ये एक्टिवेट करेंगे। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि फॉर ऑक्सीजन these center are quite insignificantly। ठीक है, मतलब ये एकदम बंद रहते हैं, क्विट हो जाते हैं। ये CO2 के लिए काम करते हैं लेकिन ऑक्सीजन के लिए काम नहीं करते। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है, ये सेंटर एक्टिवेट हो जाए, नहीं। हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी कमरे में हम चले जाते हैं और ऐसा कमरा होता है जहाँ काफी सफोकेशन होता है, बंद बंद सा कमरा होता है, और फिर हमें ऐसे कहते हैं कि यार मुझे दम घुट रहा है। तो ये किस वजह से होता है? ये इन्हीं सेंटर्स की वजह से होता है। ब्रेन में क्या जाता है, स्टिमुलस जाता है और पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है और CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, आपको सफोकेशन फील कराते हैं और वहां से भागने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आज इसी के साथ ये आपका खूबसूरत सा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। एक लास्ट चीज है जो आपके बचते हैं, डिसऑर्डर्स। तो छोटे से होते हैं, 2-3 हैं, इसमें भी हैं। और वो डिसऑर्डर ये मानिए कि इस चैप्टर में अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन क्या आते हैं, तो जो आपके डिसऑर्डर हैं, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है और जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो आप एज्मा ले लीजिए, चाहे वो एम्फाइसीमा ले लीजिए, चाहे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, 3 ही डिसऑर्डर हैं। इन्हीं 3 की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा लेक्चर मैं बना दूंगा और इम्पॉर्टेंट है, तो इन डिसऑर्डर्स को भी देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। अब एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि सर ने अपनी तरफ से तो नहीं बता दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमने बात कर ली कितनी परसेंट किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, 97% आरबीसी, ठीक है। और जो आपकी 3% है वो डिसॉल्व स्टेट प्लाज्मा। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो 70% आपकी बाइकार्बोनेट, 20 to 25% आरबीसी एंड लास्ट 7% डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। अगली बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए क्या सारी कंडीशंस हैं, ये सब बात करी थी। एनसीईआरटी में देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखा था विराट, अनुष्का, विरुष्का, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जाता है। अब उससे कंफ्यूज मत होना कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड का अमाउंट है 100 ml। ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ले जा रहा है, कितने ऑक्सीजन ले रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिलाना मत। Binding of oxygen with hemoglobin in primarily related to partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर व्हिच कैन इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग। हमने देख लिया था कि बाइंडिंग के लिए और डिसोसिएशन के लिए क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अप साइड एरो, डाउन साइड एरो से हमने सिंपल करके समझ लिया। Sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। हमने वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की भी बात करी। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये नाम ही कई बार पूछ लेता है कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच जो ग्राफ बन रहा है दैट इज कॉल्ड तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक। and is highly useful in studying the effect of factor like partial pressure of carbon dioxide, H+ concentration etc। ये सब की बात कर ली। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये भी बात कर ली।
आगे ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, नेक्स्ट कह रहा है इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। द फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन वेयर एज इन द टिश्यू। तो ये बात कर रहा है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कब बाइंड करेगा, उसके लिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए क्या कंडीशन है, तो हमने देख लिया था एल्वियोलाई वाली कंडीशंस। फिर कह रहा है कि whereas in tissue low partial pressure of oxygen, high partial pressure of CO2, high H+ concentration and higher temperature, ये भी हमने देख लिया। The condition are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। अब क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, that is dissociation of oxyhemoglobin। This clearly indicate that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociate at the tissue। ठीक है, तो लंग सरफेस का मतलब एल्वियोलाई पे जुड़ता है और टिश्यू पे अलग हो जाता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ये सब हो गया। अगले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कि CO2 का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो भी पढ़ लेते हैं। तो CO2 is carried out by hemoglobin as a carb amino hemoglobin, यहाँ भी वही CO2 और hemoglobin that is carb amino hemoglobin about 20 to 25%। This binding is related to the partial pressure of CO2। PO2 is a major factor which could affect this binding। partial pressure ऑक्सीजन का कम ज्यादा है वही बताएगा कि कब ऑक्सीजन जुड़ेगी और कब CO2 जुड़ेगी। More binding of CO2 occurs whereas when the PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli। Dissociation of CO2 from carb amino hemoglobin takes place, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। वही सारी चीजें जो हमने बात करी। RBC contain a very high concentration of enzyme that is carbonic anhydrase, उसका क्या क्या काम था ये सब हमने देख लिया, प्रोसेस पूरी। ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर लास्ट में देखिए एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती हैं, एक दो बार आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, इसीलिए मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमने सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लिया था जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाकी पैराग्राफ काफी लंबा है तो पढ़ लेते हैं इसको भी क्या कह रहा है, कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। Human beings have a significantly ability to maintain and moderate the respiratory rhythm center to suit the demand of the body tissue। हमारे बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करना है, ये सब चीजें क्या होते हैं हम लोग उसके हिसाब से शूट करते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सुबह सो के उठते हैं तो जम्हाई आती है, ऐसे ऐसे करते शरीर को आड़ा टेढ़ा करके मुंह खोल के जम्हाई लेते हैं, तो क्या होता है ये एक्चुअली में ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। बॉडी में अंदर क्या हो गया, CO2 ज्यादा बन गई है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम लोग मुंह खोल के तेजी से सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर बराबर रहे। ठीक है, तो ये इसी वजह से जम्हाई आती है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। हमने देखा था कि मेडुला रीजन पे एक सेंटर था और एक पोन्स रीजन की बात करी थी। दैट इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पांसिबल फॉर दिस रेगुलेशन। Another center present in pons region of the brain, that is pneumotaxic। तो मेन यही चीज थी, यही आपका क्वेश्चन आता है कि मेडुला रीजन पे क्या पाया जाता है और पॉन्स रीजन में क्या पाया जाता है, सिर्फ इसी से क्वेश्चन आता है। अगला बात करते हैं, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। Chemosensitive area is situated adjacent to the respiratory center which is highly sensitive of CO2 and hydrogen ion, ये भी हमने देखा। Increase in these substance can activate these center which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में सिग्नल जाता है और फिर क्या होता है, जम्हाई लेते हैं हम लोग और फिर ऑक्सीजन अंदर बढ़ जाती है और
मेंटेन हो जाता है हर चीज। फिर receptor associated with aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H plus concentration and send a necessary signal to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm center is quite insignificant. यानी कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सिंपली ये बात है कि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। सारा खेल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हमने एनसीईआरटी भी खत्म कर ली यहाँ पर, और जो हमारे चैप्टर का मतलब 99% पार्ट खत्म हो गया है, 1% छोटा सा बचा है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें।